कल 25 तक हुआ था। यस सर। ओके, आज उससे आगे चलेंगे। छब्बीस नंबर का सवाल है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? इसका पहला विकल्प है बॉम्बे हाई कोर्ट, दूसरा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट, तीसरा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, चौथा है कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग के विचार से इसका विकल्प कौन सा है? सबसे बड़ा न्यायिक उच्च न्यायालय में सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किसका है, यानी किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र, यानी ज्यादा से ज्यादा वो उसका क्षेत्र बड़ा है। अब जैसे न्यायिक का उच्च न्यायालय का भी अपना एक क्षेत्रफल होता है, जैसे पटना हाई कोर्ट, इसका क्षेत्रफल क्या है? सिर्फ बिहार है। रांची हाई कोर्ट, इसका क्षेत्रफल क्या है आपको? सिर्फ झारखंड है। लेकिन कई ऐसे उच्च न्यायालय है जिसका ज्यादा भी है न्यायिक क्षेत्र, जैसे कि महाराष्ट्र का हो गया मुंबई उच्च न्यायालय, ये महाराष्ट्र के अलावा इसका गोवा भी हो जाता है, उधर दमन और दीव भी आ जाता है, दमनदीप या शायद लक्षद्वीप, कोई एक केंद्र शासित प्रदेश भी उसके अंदर आता है। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना क्षेत्र है। तो आप लोग के विचार से इसमें कौन सा है? दो एक स्टूडेंट बोले हैं बी, एक बोले हैं सी। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, लेकिन सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है वो आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ये लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही समेट लेता है, लगभग सारे राज्य नहीं है नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन कई राज्य इसमें है। इस वजह से ये सबसे बड़ा इसका न्यायिक क्षेत्र माना जाता है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, लेकिन इसका बेंच खुद, इसमें आपको बता दें कि खुद पूरा यूपी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। इसके लिए फिर जो है लखनऊ उच्च न्यायालय को एक बेंच बनाया गया, इसका लखनऊ उच्च न्यायालय, इसको इंक्लूड भी कर देंगे, लखनऊ उच्च न्यायालय को भी, चूंकि इसका एक बेंच है, इंक्लूड कर देंगे, तब भी इसका जवाब आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। हाँ, जजों की मात्र संख्या में सबसे ज्यादा जज कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ क्षेत्र की बात हो रहा है, बात समझे? यहाँ पर क्षेत्र की बात किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जज भी कहाँ है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 100 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ जज की यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र की बात कर रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, न्यायिक क्षेत्र की बात हुआ। यानी कितनी सीमा, किसका, इनकी जो न्याय करने का जो इसका सीमा रखा गया है, किनका सबसे ज्यादा है। इसमें क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को इसमें तो पूछ सकते हैं। ऐसे उच्च न्यायालय, किस उच्च न्यायालय का कहाँ, कब, किसका कौन सा क्षेत्र है किसके अधीन? ऐसे तो सामान्यतः हर उच्च न्यायालय का एक ही राज्य होता है। कुछ उच्च न्यायालय है जैसे मुंबई हो गए, असम हो गए, जो ये 2 से 3 राज्यों को कवर करते हैं, खासकर जो केंद्र शासित प्रदेश के बगैर, अब जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय हुए,
ये चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा तीनों को कवर करते हैं। तो ज्यादातर जो है एक ही है, कुछ कुछ है कि ज्यादा, और किन्हीं किन्हीं का बेंच है। वो सारे लिस्ट जो है आपको हाईकोर्ट वाले उच्च न्यायालय के नोट्स में मिल जाएंगे। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस बिल के लिए, ऐसा कौन सा बिल होगा, यानी कौन सा विधेयक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो इनमें से पूछा जा रहा है, तो इन चारों में से कौन सा वो दो विधेयक है जिनमें कि संयुक्त सत्र करके, यानी संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है? सामान्य भाषा में इसको समझे तो प्रश्न पूछा जा रहा है, किस विधेयक के लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता है? सामान्य भाषा में इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, किस विधेयक के लिए संयुक्त सत्र बुलाया नहीं जा सकता है? इसका विकल्प है साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, विधि विधेयक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के कभी भी संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता, यानी अंघ नंबर है, ख और गो। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में बुलाया जा सकता है। अब अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएमओ भी कहा जाता है, के बारे में कौन सा कथन असत्य है? के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो फिर वही सत्य असत्य वाला जो फॉर्मूला है उसी को अपनाना है। सबसे पहला, ये संवैधानिक संस्था है, तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय संवैधानिक संस्था है? नहीं है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, सही है। इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, ये भी सही है। अंग इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है? केवल नंबर है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क नंबर, 28 का क नंबर। अब 29 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 का सवाल है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? कल भी बताए थे, हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो अन्य संविधान से प्रेरित है। ये अन्य संविधान से इसको प्रेरित है। और एक बात और है संविधान को लेकर कि 2/3 हिस्सा कहां से है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से है। इसके अलावा करीब 20 देशों से हमारे संविधान में, 20 देशों के संविधान से हमारा संविधान प्रेरित है, या उनके प्रमुख बातों को हमारे संविधान निर्माताओं ने जोड़ा है, वैसा प्रावधान दिया है। अब कुछ आलोचक जो इसको चोरी कहते हैं, तो ये ऐसा कोई है नहीं। हर देश का संविधान में ऐसा होता है एक दूसरे से, जो बाद में बनता है वो पहले वाले से थोड़ा प्रेरणा तो लेगा ही, और ये सही भी है। तो इसका विकल्प है 1928 का नेहरू रिपोर्ट, 19 भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग का देख ले, ज्यादातर
सी ही बोले हैं। कौन कौन सा था गुण, पहले ये देख लेते हैं। संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका, या राज्य एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका का मतलब हुआ राज्यसभा, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत, यानी शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग करना। कार्यपालिका अलग है लेकिन वो विधायिका में निहित है, एक जवाबदेह बना होता है उनका। तो ये किससे लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। विकल्प है अंग्रेजी, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब आप लोग दे दीजिए, ये कल रात वाले क्लास में भी बताए हैं। कल भी ये बताए थे टोटल कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी जो होती है उसको विदेशी भाषा कहा जाता है। कल रात में ही बताया आप लोगों को, और अभी गलती कर रहे हैं आप लोग। अंग्रेजी विदेशी भाषा, हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि ज्यादातर जब यूपीएससी में एक शेड्यूल लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है मेंस में, इसमें एक शेड्यूल लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है। तो जब स्टूडेंट यूपीएससी का सिलेबस समझते हैं तो वो एक सवाल पूछते हैं कि सर शेड्यूल लैंग्वेज में इंग्लिश रख सकते हैं। ये हम पहले भी समझा है, शेड्यूल लैंग्वेज में इंग्लिश रख सकते, कल नहीं परसों रात को ये समझाए थे। शेड्यूल लैंग्वेज रख सकते हैं क्या, जिसमें हम बोले भी थे कि उनको ये भी पता नहीं है, जो यूपीएससी का तैयारी करना है अगले साल उनको यूपीएससी निकालना है, तो उनको ये भी पता नहीं है कि अंग्रेजी शेड्यूल लैंग्वेज में है ही नहीं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, भले ही हमारे यहाँ कार्य सारे के सारे अंग्रेजी में होते हैं। यहाँ तक कि जो एक चीज और बता दे, अगर कभी हिंदी और अंग्रेजी में संविधान में यदि कहीं विवाद हो रहा है किसी वर्ड को लेकर के, तो इंग्लिश वाले को ध्यान में रखा जाता है, हिंदी वाले को नहीं। संविधान में यदि कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम किसी वर्ड को लेकर के वहां क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो हिंदी संविधान नहीं, जो इंग्लिश संविधान में लिखा हुआ है उनको ध्यान में, उनको फॉलो किया जाता है, हिंदी वाले को नहीं। कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो संविधान लिखा गया था, मूल संविधान, वो इंग्लिश में लिखा गया था। ये सवाल भी आ सकता है कि मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था, तो हमेशा याद रखिएगा इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इंग्लिश को शेड्यूल लैंग्वेज में स्थान नहीं है, ये विदेशी भाषा माना जाता है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो कार्य होते हैं, ऐसे और भी अन्य कोर्ट में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारे कार्य इंग्लिश में ही होते हैं। ये एक सवाल भी चलता है कि आखिर ये हम लोग इंग्लिश को लेकर कब तक चलेंगे, जो बिल वगैरह भी आता है संसद में पहले इंग्लिश में ही रेडी होता है, फिर हिंदी में। तो एक सवाल भी आता कि अंग्रेजी को जब आप विदेशी भाषा मानते और सारे राजकीय कार्य अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक गुलामी का ये प्रतीक हुआ, क्योंकि भाषा की गुलामी भी एक गुलामी है। भाषा क्या है, भावनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, वो आपकी संस्कृति से जुड़ा है, वह आपके जो आत्मा की आवाज है, जो आपके अंदर की आवाज है, उस जो भावनाएं है उसको प्रस्तुत करने का या दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और यदि आपका उसमें आज भी आप उसमें गुलाम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मतलब कुछ आलोचकों का मानना, जो हिंदी समर्थक होते हैं उनका ये दावा होता है, ये बात रखते हैं अक्सर, खासकर जब वो हिंदी की महत्व को बढ़ाने के लिए किसी मंच पे, कि भाषा की गुलामी भी एक गुलामी है। जैसे पहले ब्रिटेन में वहां सारे काम यूनानी में होते थे, ब्रिटेन में 1362 ईस्वी के आसपास वहां एक नियम बना, अब सारे काम किस में होंगे, अंग्रेजी में होंगे, यानी कि जो हमारी
मातृभाषा है, यानी उनकी, हमारी से मतलब है अंग्रेजों की। उसी प्रकार फ्रांस में पहले अंग्रेजी भाषा में सारे कार्य होते थे, फ्रांस में भी। लेकिन 1562 के आसपास वो क्या किए, वो कहा कि नहीं, अब हम लोग जो है अपना भाषा लेंगे, फ्रेंच। जितने भी कार्य होंगे फ्रेंच में होंगे। यही चीज रूस में भी है। रूस में भी जब क्रांति हुई, सबसे पहले वो अपना भाषा परिवर्तन किया कि नहीं, हमारा भाषा अब हमारी जो मातृभाषा है उस पर होगा। रीजन क्या है? क्योंकि भाषा आपके केवल एक बोलने का चीज नहीं है। भाषा आपके भावनाओं का, भावनाओं से मतलब है जो आपका अंदर का जो फीलिंग्स है, जो आपकी आत्मा की आवाज है, जो दिल की आवाज है, उसको प्रस्तुत करने का, संचार करने का एक माध्यम है। और भाषा आपकी संस्कृति का भी एक हिस्सा है। तो इस वजह से कई बार ये चर्चा में आता है, खासकर हिंदी दिवस के आज समय में आ जाता है। और ये पिछले 5-6 साल से तो ऐसा हम चला रहे हैं कि हर 15 अगस्त के दिन ये भाषा की आजादी को लेकर के, इस पे हम एक, मेरा जो भाषण होता है 15 अगस्त को, जैसे इस बार भी जाएगा, तो अब देखते हैं इस बार किस पे होगा, लेकिन ज्यादातर हम इसको ही लेके चलते हैं। यहाँ कोई ये नहीं कर रहे कि अंग्रेजी भाषा गलत है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस देश की अधिकांश आबादी हिंदी भाषा में जा है, और उस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका अंग्रेजी पर डिपेंड है, तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। नई शिक्षा नीति में इन सब चीजों को ध्यान दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नई शिक्षा नीति पे ये इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखा गया है। वहां अब अंग्रेजी क्या हो गया है, सिर्फ एक विषय बना दिया गया है। नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी को एक विषय बना दिया गया। और अब जो है तकनीकी शिक्षा में भी, अभी इधर कुछ ही दिन पहले तकनीकी शिक्षा में, यानी इंजीनियरिंग वगैरह में भी, जो उच्च शिक्षा है, उच्च तकनीकी शिक्षा में भी हिंदी को मान्यता दे दिया गया है कि अब हिंदी में भी इसका हो सकता है। उच्च तकनीकी शिक्षा को भी में भी अब हिंदी को मान्यता दिया गया है, हिंदी में भी पढ़ सकता है। इनसे क्या होंगे, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े से मतलब है मेरा आर्थिक रूप से, जन्म से या जाति से हम बात नहीं कर रहे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है, उनको भी एक मौका मिलेगा आगे चल करके इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, यानी उच्च शिक्षा लेने का, अच्छे से उच्च शिक्षा लेने का। वो तो ऐसे भी ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है, उसका अंग्रेजी कमजोर होती है, वहां जाते हैं वो रटने में ध्यान देते हैं, ऐसा कई होता है। कई बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, कई किसी प्रकार से कोर्स तो कर लेता है, लेकिन वो उसमें अच्छा अच्छा रैंक नहीं ला पाता है, जो आगे दिक्कत होती है। तो ये सब अभी सुधार करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति पर ध्यान दिया गया है। अब दिक्कत यह है कि इनको फॉलो कितना करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सरकार में नहीं है, गार्जियन में भी है। अब आजकल क्या है, देखते हैं गांव घर में भी एक फैशन चला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो एक नकल कर रहा है शहर का लोगों का। अब वो ये नहीं समझ रहा है गांव के लोग कि भाई शहर के जो गार्जियन है उसको अंग्रेजी आता है, उनका बच्चा आया, अंग्रेजी में उसके बच्चे, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, होमवर्क करवा दिया। अब आपका बच्चे को तो आ नहीं रहा है, और आपकी उतनी आर्थिक स्थिति है नहीं कि आप होम ट्यूशन दे सके, और ना ही गांव में जल्दी मिलते हैं। नतीजा क्या होता है, वो बच्चा का मस्तिष्क धीरे 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 क्या होता है, संकीर्ण होता चला जाता है। ये एक समस्या कई सालों में देखे, जैसे मेरे ही घर में कई बच्चे हैं, तो हम ये देखते हैं कि अभी जिस क्लास में, और हम लोग जब उस क्लास में थे, तो हम लोग हिंदी मीडियम से ही थे। जो बाहर आ गए पढ़ने जो बच्चे तो ठीक है, लेकिन जो गांव में ही रह के पढ़ रहे हैं, वहां भी, क्योंकि वहां भी इंग्लिश मीडियम आजकल चल रहा, तो कुछ है कि नहीं, यही पढ़ा देते हैं, इंग्लिश मीडियम है। तो ये अंतर हम लोग महसूस करते कि जितना हम लोग इसके एज में जानते थे, देखिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ में, ये लोग नहीं कर पाते उतना। इन लोगों का ना तो तर्क शक्ति है, ना उतना जीएस इन लोग का स्ट्रांग है, ना तर्क शक्ति मजबूत है, ना ही इन लोगों को दुनियादारी का उतना अनुभव है। तो ये इसका रीजन यही है, ये इंग्लिश का बोझ। नई शिक्षा नीति पर इसको ध्यान दिया गया, और नई शिक्षा नीति को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसका पीडीएफ भी दिया हुआ है, क्योंकि वो अभी करंट में आ सकता है नई शिक्षा नीति। हालांकि ये पिछले साल का ही था, वैसे पिछले साल भी आ सकती थी, लेकिन नहीं दिया गया, तो इस बार आ सकती है, बीपीएससी है। ये कब का सवाल कब दे दे, यही जानता है। और
अभी सीएटी वाला भी फिर से चर्चा में है, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि 2021 में ही इसका एग्जाम का प्रक्रिया शुरू कर देंगे, मे बी दिसंबर से, यानी 2022 से सरकार का कहना है ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी। तो सीएटी को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। कार्यकर्ता और अधिकारी दोनों को में से जो समझिए, इनको प्राथमिकता के संबंधित क्रम में, यानी कि कौन इनमें सीनियर है, किनको ज्यादा यानी इनमें से कह सकते किनका इनमें से किनका सीनियरिटी ज्यादा है, एक सामान्य शब्द में ऐसा ही समझिए। संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें, सीनियरिटी के हिसाब से इनको संबंधित करने हैं। इसमें सवाल है, ऑप्शन है, पहले 3 दिया गया है, पहले इन तीनों को देख लीजिए। असल में इस सवाल में कहीं टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, इनको छोड़ देते हैं, ये फिर कभी करा देंगे। यहाँ पे 3 नंबर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, जैसे 2 नंबर में भी कुछ मिस्टेक लग रही है, प्रमुख राष्ट्रपतियां, उप प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर मेरे विचार से होना चाहिए प्रमुख आयोग के सभापतियां, जो मुख्य आयोग होते हैं उनके सभापति। दूसरा है उप प्रधानमंत्री। तीसरा में अब जैसे राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल, जबकि यहाँ विपक्ष नहीं होगा, यहाँ होगा केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री, ये होना चाहिए, या केंद्रीय विपक्ष होंगे। तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है। ऐसे अगर जो विकल्प दिया गया है उनके हिसाब से भी चले, एक मान के चलिए यहाँ हम जो मिस्टेक को अगर छोड़ दे, यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यहाँ कहना चाह रहा है सबसे पहला में माना जा रहा है राज्यपाल को, कि राज्यपाल सीनियर रहेंगे अपने राज्य के हिसाब से। फिर प्रमुख आयोग के जो सभापति होंगे और उप प्रधानमंत्री जो होंगे देश के, उनकी बात हो रही है। तीसरा राज्यसभा और लोकसभा के मंत्रिमंडल के मंत्री, जो मंत्री होंगे, तो इनमें सबसे पहला सीनियरिटी होंगे राज्यपाल का, राज्यपाल सबसे बड़े होंगे, क्योंकि ये सीधा क्या है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, तो ये सीनियर होंगे। दूसरा में तब आ जाएंगे आपको प्रमुख आयोग के सभापतियां, या शायद यहाँ पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति होंगे, यहाँ प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होंगे, पूर्व राष्ट्रपति होंगे, पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। चूंकि उप प्रधानमंत्री भी है तो वरीयता क्रम में ये दोनों एक साथ ही होता है। तीसरा, राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री, या विपक्ष के नेताओं के ये मिस टाइपिंग है। तो इसमें सही जवाब होगा 1, 2, 3, यानी कि क नंबर। भारत में नागरिकता का एक क्रम है, 26 रैंक होते हैं टोटल। जैसे नंबर 1 में कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, तो उस हिसाब से टोटल 26 रैंक आते हैं। ये सवाल आ जाते हैं जैसे कि दूसरा में कौन आएंगे, तीसरा में, सबका अपना अपना है। यहाँ तक कि जो राजदूत आते हैं उनका भी क्रम है, 13वां क्रम है उनका। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ज्यादातर आ जाते हैं इसमें लोकसभा अध्यक्ष का आ जाते हैं। उसके बाद आपको राष्ट्रपति का तो सामान्यतः नहीं पूछा जाता, सबको पता है ये हल्का ही होता है। पूर्व राष्ट्रपति का पूछ दिया जाता है, प्रधानमंत्री का पूछ दिया जाता है। ये सब लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम में, वहां पर टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहां आप लोग एक पीडीएफ खोजेगा, भारत के नागरिकता क्रम,
भारत के नागरिकता क्रम, यहाँ पर 26 जो टॉप के नागरिकता क्रम माना जाता है उनका लिस्ट बना हुआ है, वहां इनका स्पष्ट आप लोगों को सबका रैंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। ये 31 नंबर में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि यहाँ सवाल में काफी गलतियां हैं टाइप करने में, क्लियर नहीं किया गया है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है ना सभी को? हाँ, तो कोई कंफ्यूजन है 31 नंबर के सवाल में? ये स्पष्ट रूप से समझ गए? जो भी है नहीं समझे तो वो भी बोल दीजिए। अच्छा, आवाज आपको क्लियर नहीं मिली। कोई नहीं, अगर फिर से देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो क्लासरूम के चैट में मैसेज कर दीजिएगा। अब है 32 नंबर। 32 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। इसका विकल्प है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन स्टॉक एक्सचेंज, कृषि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें कौन कौन सा है? वन तो समवर्ती सूची है ही, स्टॉक एक्सचेंज राज्य सूची में आता है, कृषि सामान्यतः राज्य सूची में ही आता है, केंद्र की सूची में वो आता जरूर है लेकिन वह सीधे तौर पे कृषि के माध्यम से नहीं आता, उसका एक अलग प्रकार होता है। जैसे उत्पादकता, वो है केंद्र सूची में, तो उस वजह से कृषि में चूंकि उत्पादकता भी आती है तो वो केंद्र सूची में भी उसको शामिल कर लिया जाता है। जरा रुकिएगा, इसको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रही है, स्पष्ट देखना होगा, फिर क्लियर करते हैं। इसमें वन ही होगा, इसका सही जवाब है वन। वन ही सिर्फ इसमें समवर्ती सूची में है, बाकी और कोई नहीं है। कृषि भी आपको राज्य सूची में आते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आमतौर पे ये केंद्र सूची में, ये राज्य सूची में आते हैं। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का ही विषय है। स्टॉक एक्सचेंज ये राज्य का नहीं, ये सॉरी ये केंद्र का विषय है, शेयर बाजार से संबंधित केंद्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब इसमें ऐसा बहुत सा है जो कि राज्य के अलावा केंद्र में भी आ जाते हैं। अब जैसे कृषि है, कृषि के बारे में भी जब नया कृषि बिल आया था इसमें कहा जाता था कि नहीं, कृषि जो है ये राज्य का विषय है, केंद्र जबरदस्ती कानून बना रहा है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, कृषि से में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कृषि में बहुत सारी आ जाती है। सामान्यतः कृषि जो है वो राज्य का विषय है, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, भूमि से संबंधित, उत्पादकता से संबंधित, बीज से संबंधित, ऐसे बहुत सारी चीज है जो कि केंद्र का विषय भी है और राज्य का भी विषय है और वह समवर्ती विषय भी है। तो
होता यह है कि जब कोई कानून बनता है तो केवल एक पक्ष नहीं देखा जाता, उसमें कई चीजों को देखा जाता है। तो जो टेक्निकली तरीके से कृषि क्या होता है, वह समवर्ती सूची में चला जाता है। समवर्ती सूची में सीधे तरीके से कहीं भी कृषि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टेक्निकली तरीके से वो है। वो जब कृषि बिल पढ़ेंगे तो वहां आप लोगों को समझ में आ जाएगा कृषि बिल पर। लेकिन यहाँ कृषि है राज्य में, और टेक्निकली तरीके से इतना ही समझ लीजिए भी कि ये समवर्ती सूची में भी जाता है। जैसे समवर्ती सूची में उत्पादकता का दिया गया है, तो अब उत्पादकता तो कृषि में उत्पादकता भी होगा, और कानून में जो लाया गया है कृषि बिल उसमें तो उत्पादकता की ही बात कर रहा है सरकार। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कानून बना गया है वह समवर्ती सूची के तहत बना दिया गया, और वहां स्पष्ट चूंकि कर दिया गया है कि यदि समवर्ती सूची में कोई कानून केंद्र बनाया है, राज्य बनाया है और टकराव हो रहा है, तो केंद्र का क्या होगा, मान्य दिया जाएगा, ना कि राज्य का। इसमें थोड़ा सा बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो है वैसे जो 4 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है, इसको समझाने में पूरा एक क्लास लग जाएगा। तो वन इनमें से क्या है, समवर्ती सूची में है। अब अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति जो हटाने उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। विकल्प है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा, राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा में इसको हटाया जा सकता है। अब अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है, सीमा प्रबंधन विभाग। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। सीमा प्रबंधन का जो विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें दिया गया है, पहला विकल्प रक्षा मंत्रालय, दूसरा विकल्प गृह मंत्रालय, तीसरा विदेश मंत्रालय, चौथा सड़क परिवहन मंत्रालय, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या इसका सही जवाब होगा, आप लोग बताइए। कौन से विभाग के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग आएगा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। आप लोग इनका दीजिए पहले जवाब। हेलो, आवाज जा रही है ना। कोई नहीं दे रहे जवाब इनका, कुछ अंदाजा ही लगा कर बताइए। चलिए, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब 35 में चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, जनसंख्या में। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। राज्य तो पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ कौन नंबर विकल्प देख करके आप अरुणाचल प्रदेश का ये बता दिए। तो इसमें से है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा कौन सा है। इसका सही जवाब है लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अब अगला सवाल है,
निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? पहले राज्यों का नाम देखते हैं और जिसमें विधान परिषद है वहां टिक लगा देना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, सबसे ज्यादा है। बिहार में विधान परिषद है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें से 2 में तो आ गया, उत्तर प्रदेश में है, विधान परिषद में है। छत्तीसगढ़ में है, नहीं है। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में पहले था, अब नहीं रहा, तो यानी 2 राज्यों में विधान परिषद हो गया। कौन सा? उत्तर प्रदेश और बिहार। अब 1 और 2 देखते हैं, विकल्प में 1 और 2 कहाँ है? यहाँ पर क नंबर है। लेकिन जो बनाएंगे, जो अगर कोई टेस्ट सेट बना रहे हैं वेबसाइट में, तो वहां उसको विकल्प दिख रहा होगा 1 2 4। 1 2 4 ये एक्चुअली पहले के हिसाब से हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बन गया था तो वो फिर से अरेंज में आ गया, तो उसको एडिट नहीं किया गया, तो इस वजह से ये आ गया है। तो ये बता दिए जा रहे हैं, अगर कोई टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो वहां जो ये घ नंबर है वो सही नहीं, इसको अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब नए वाले वेबसाइट आ रहे हैं तो अब उसी में अपडेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं अभी के हिसाब से 1 2 4 उत्तर कब सही है? पहले के हिसाब से। तो क्वेश्चन पहले बना गया था तो उस समय 1 2 4 ही सही था, लेकिन अभी के हिसाब से कौन सा उत्तर सही है? अभी के हिसाब से होगा 1 और 2, क नंबर। इसमें सही जवाब होगा क नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आप लोग को भी पता है। अब है, ये विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? ये पूछ रहा है, ये जो विनियमन है आदिवासी जनजातियों का संरक्षण अंडमान और निकोबार संशोधन विनियमन 2012, ये किसकी रक्षा करेगा? ये निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? जनजातियों को लेकर के राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है कि वो उनकी रक्षा को लेकर के विशेष प्रावधान, विशेष बजट हो गए या कानून हो गए, विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकते हैं। इसमें पहला विकल्प है ओगेन ऑनगेस, दूसरा है सोम्पेंस, तीसरा है सेंटिल्स, चौथा है जरवास, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है जरवास। बाकी इन सारे जनजातियों के बारे में व्याख्या यहां नहीं कर सकते हैं, उतना भी माइंड में भी नहीं है, ये आप लोगों को भारत की मिल जाएगा। अब चलते हैं अगला सवाल 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्र आपदा प्रक्रिया निधि का संचालन करता है? कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्र आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? इसमें पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, चौथा है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री। अब 39 नंबर में आते हैं। इसमें सवाल है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है? भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में उल्लेख किया गया है, यानी इनमें से कौन सा कर है जो कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है, और इसका उल्लेख कहाँ है? 7वीं अनुसूची की संघ सूची में भी है। पहले देखते हैं कौन सा कर ऐसा है जो कि 7वीं अनुसूची में भी उल्लेख है और संघ सूची में भी उल्लेख है, 7वीं अनुसूची की संघ सूची में भी उल्लेख है, और ये केंद्र सरकार द्वारा विशेष कर है।
ठीक। इसमें है निर्यात कर, ये है, इसको लगा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, ये भी सही है। कृषि आय पर टैक्स, ये नहीं है। बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स, ये नहीं है। यानी ये दोनों कर जो है ये विशेष भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाया जाता है, ये दोनों कर, और इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में है। जिसका सही जवाब क्या हो गया? 1 और 2। अब देखते 1 और 2 कहाँ पर है विकल्प। क में 1 और 4 है, नहीं हुआ। ख में 2 और 3 है, नहीं है। ग में 1 और 2 है, यानी कि ग इसका सही विकल्प है। ऐसे घ भी देख लेते हैं, घ में 2 4 है तो वो होगा ही नहीं। तो इसका सही विकल्प हो गया 1 और 2, यानी कि निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स क्या है? ये केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है, जो कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में भी इसका उल्लेख किया। हालांकि जीएसटी आने के बाद अब इन करों का कोई महत्व है नहीं, लेकिन ये अभी भी जो जीएसटी से बाहर रहेंगे उनमें फिर ये लागू होगा। जो भी इनमें से जीएसटी से बाहर रहेंगे यदि, तो उसमें ये लागू हो जाएगा। और जो जीएसटी के अंदर है, अब जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल को अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो वहां सारे टैक्स लग ही रहे हैं, वैट लग ही रहा है, एक्साइज लग ही रहा है, तो सारे टैक्स वहां लग रहे हैं। जिस दिन वैट पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि अभी चर्चा में चल रहा है, अभी जो ये मंत्रिमंडल चेंज किया गया है, तो इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि सरकार पेट्रोल की जो दाम बढ़ रहे हैं इसको कंट्रोल में लाने के लिए जीएसटी में लाने का तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इससे सरकार को काफी राजस्व घाटा होंगे, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रही है तो बाजार में महंगाई बढ़ रही है। इससे कैश क्राइसिस होंगे, लोगों का बचत यदि कम होता है। देखिए बाजार में यदि महंगाई बढ़ गई, ये बात सही कि दाम कम करने से पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाए तो केंद्र और राज्य दोनों का राजस्व पर असर पड़ेगा। नहीं किया जाएगा तब भी असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? दाम ज्यादा रहेगा, पेट्रोल और डीजल का दाम ज्यादा रहेगा, तो इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो बचत क्या होगा? कम होगा। तो जब आपका बचत कम होगा तो अन्य सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, बाजार के अन्य चीजों पर बिक्री का फर्क रुकेगी। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति पहले 10 रुपया कमा रहा था, 6 रुपया वह खर्च करता था, 4 रुपया बचा। अब ये 4 रुपया से वो क्या किया? अन्य चीजों पर वह खर्च किया। अन्य चीजों से मतलब है मूवी गया, बच्चों को लेके पार्क गया, किसी और अन्य प्रकार के जो सामान होते हैं, घरेलू सामान, जैसे टेलीविजन लेना, फ्रिज लेना, ये सब पर वह खर्च किया। अब इसका 10 में से महंगाई बढ़ गई, पता चला 8 रुपया इसका खाने पीने में ही चला गया, क्योंकि कोई भी खाना पीना तो मेन आपका वो मेन प्रायोरिटी है, उसको पहले करना होगा। तो अब क्या होगा? 2 रुपया में क्या होगा? दिक्कत होगा। वो अन्य मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोग स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, हो सकता है वह खाना पीना पर भी कटौती करे। इससे क्या होगा? अच्छा खाना नहीं खाएगा, 2 नंबर खाना खा सकता है। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। 2 नंबर बाजार में 2 नंबर सामानों का बिक्री बढ़ेगा। जब 2 नंबर सामानों का बिक्री बढ़ेगा तो 1 नंबर सामान का क्या होगा? बिक्री घटेगा। इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर असर पड़ेगी। जब उस पर असर पड़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं जो हो सकते हैं। तो इस वजह से सरकार अब वो तैयारी कर रही है कि नहीं, जब यदि देखना कि पेट्रोल इस रेंज तक रहा तो ठीक है, क्योंकि 90-100 तक तो लोग एडजस्ट कर लेगा, अब 100 प्लस करने लगा है। तो अगर ये आने वाले समय में कंट्रोल में नहीं आया, अगर कोई और उपाय ढूंढ लिया गया तो ठीक है। अगर उपाय नहीं ढूंढा गया तो 2 में से एक बात होगी, या तो सरकार अपने जीएसटी में ना ला करके टैक्स को कम कर देंगे, जो केंद्र सरकार ही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, 2 राज्यों की बात है। मान के चलिए किसी राज्य में केंद्र सरकार घटा भी दिया, 5% घटा दिया, अब वो राज्य सरकार क्या किया? अपना वेट बढ़ा दिया, उनका जो अपना टैक्स है वो अपना टैक्स जो होता है वो बढ़ा दिया, तो वो प्रॉब्लम फिर करेगा। जीएसटी के अंदर के लाने के बाद अब क्या होता है कि अब वो एक फिक्स हो जाएगा कि उतना ही लेना है, तो यहाँ पर कोई मनमानी नहीं चलेगी। तो अब कुछ भी हो सकता है, वो तो बात की बात है, अब देखा जाता है क्या हो। या फिर कोई और उपाय ढूंढ लिए सरकार, ऐसा कहीं किसी और देश से ऐसा उनको मिल गए कि जहाँ पे उसको तेल का कीमत सस्ता पड़े, ऐसा कोई उपाय ढूंढ लिया गया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसमें कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
लेकिन ऐसा उम्मीद कम ही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम कम भी होता है तब भी यहाँ पर दाम उतना ही लिया जाता है, ये देखा जा रहा है। अब 40 नंबर का सवाल है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। इसमें है संसद के घरों के प्रिसाइडिंग अधिकारी का वेतन और भत्ते, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, तीसरा है सीएजी की सैलरी और भत्ते, चौथा है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, पांचवा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। अब इनमें से किसमें ये होता है ये देखना है। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल कौन कौन है? तो संसद के घरों में प्रिसाइडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये भी इसमें शामिल होता है, तो सही है। तो यहाँ पर टिक लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। सीएजी के यानी कैग की सैलरी और भत्ते, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ये भी सही है। उच्च न्यायालयों की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ये भी सही है। अब 1 2 3 4 पांचों इसमें व्यय शामिल है, तो ये पांचों कहाँ है? पांचों देखिए घ नंबर में है। किसमें है? घ नंबर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा घ नंबर, यानी कि इनमें से पांचों के पांचों संसदों के घरों के प्रिसाइडिंग अधिकारियों और की वेतन और भत्ते भी केंद्रीय बजट में शामिल चार्ज किए गए व्यय में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी होते हैं, सीएजी की सैलरी और भत्ते भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन भी होते हैं, यानी रिटायर्ड जज। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के भी जो जज रिटायर हो चुके हैं उनका भी पेंशन इन्हीं में शामिल होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसमें 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं फर्स्ट टेस्ट में। ये शाम के 10 बजे वाले क्लास में स्पष्ट क्लियर कर लेते हैं इसको। आज ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट सेट, और 10 बजे की क्लास में भी ना भी ले सके आज, अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर इसी टाइम में 3 बजे की क्लास में हो जाएंगे। तो वो देख लेते हैं जैसा होगा। अगर लेना नहीं लेना होगा तो आप लोग को मैसेज क्लासरूम में 9:30 बजे मिल जाएंगे, और अगर लेना होगा तो फिर नहीं भी जा सकती है, जा भी सकती है। अगर मैसेज नहीं किया तो समझ जाइएगा क्लास होगी, और नहीं लेना होगा तो मैसेज जाएगी 9:30 बजे तक। ठीक है, इसको आप लोग फिर से सुन लीजिए। जो भी कंफ्यूजन होगा उसको चैट में, क्लासरूम के चैट रूम में चैट मैसेज कर दीजिएगा।